नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है। जो लोग इसके आधार पर तैयारी करते हैं उनके लिए प्री निकालना बहुत आसान हो जाता है। हर साल 50% से अधिक प्रश्न कुछ ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स और तथ्यों से ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। जो पिछले 29 वर्षों वाली नोट आपको दी गई है और एडवांस में जो करंट अफेयर की नोट दी गई है, सबसे पहले इसे तैयार कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको सबूत दिखाया है। 2022 में 77 प्रश्न यहीं से पूछे गए, 2023 में 78 क्वेश्चंस आए और 2024 में भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। इस नोट की सबसे खास बात यह है कि आप इसे बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं और एक दिन में कई बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नोट नहीं लिया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको नोट मिल जाएगी। हाँ, एक और बात, आरओ के लिए अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है और साथ में बहुत महत्वपूर्ण रिवीजन नोट भी दी जा रही है। उसकी भी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। चलिए अब करंट अफेयर के टॉपिक्स पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में अब तक 150 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारे वीडियो 1000 करंट अफेयर सीरीज के नाम से उसमें है, उन्हें देख जाइए, क्योंकि ये यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें कवर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना पार्ट 2। तो ग्रीन एनर्जी परियोजना ये पहले भी चलाई जा गई थी, अभी इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट के अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इस परियोजना को वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और ये जो परियोजना है वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट जो स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी। भारत का लक्ष्य है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली उत्पादित करना। तो ये जो परियोजना है ये इसमें सहायक होगी, यही बात बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो बिशन सिंह बेदी बड़ा अभी चर्चा में रहे हैं क्योंकि इनका निधन हो गया और यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे बिशन सिंह बेदी, या हाल ही में बिशन सिंह बेदी जी का निधन हुआ तो ये कौन थे। ये हॉकी के खिलाड़ी थे या फुटबॉल के खिलाड़ी थे या फिर एक राजनेता थे, सिंगर थे। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो बिशन सिंह बेदी थे वो भारत के प्रतिष्ठित क्रिकेटरों में से एक थे और 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 1970 में बिशन सिंह बेदी को क्रिकेट के में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बिशन सिंह बेदी पद्मश्री से सम्मानित एक क्रिकेटर थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सैन्य अभ्यास संप्रीति, और संप्रीति का ये 6वां संस्करण था। ठीक है, अक्टूबर 2023 में आयोजित हुआ। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। और भारत बांग्लादेश ने किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति जो है वो भारत बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। इस बार ये 14 दिन तक अक्टूबर में आयोजित किया गया। और कहाँ? मेघालय में। नाम उमरोई मत याद रखिएगा, मेघालय याद रखिएगा, वही काफ़ी है। तो संप्रीति का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? माफ़ कीजिएगा, ये 11वां संस्करण है, 6वां नहीं 11वां। ठीक है, ये 11वां संस्करण है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेशन अजय। आपने खूब सुना होगा इस ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि अभी इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा था तो इजराइल में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे, उन्हें भारत बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ये ऑपरेशन अजय चलाया था। बहुत बहुत सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। अभी जब कई जगहों पर जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए उनमें से कई सवाल पूछे गए। ऑपरेशन गंगा पूछा गया था और भी ऑपरेशन कई सारे पूछे गए थे, तो आपको याद होना चाहिए। ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया गया था? तो भारत सरकार ने युद्धग्रस्त इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। और ऑपरेशन अजय के दौरान जो दूतावास था वो 24 घंटे काम कर रहा था। जो इजराइल में हमारा दूतावास है ना, वो 24 घंटे हेल्पलाइन के माध्यम से भारतीय नागरिकों की मदद कर रहा था। तो बस आपको इतना याद रखिएगा ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया था। ठीक है, अगला है स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम। क्या है स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम? ये क्या है?
स्पेस से तो सीधी सी बात है, स्पेस से संबंधित होगा, अंतरिक्ष से संबंधित होगा। और अगर ये भारत का प्रोग्राम है तो इसमें इसरो जरूर शामिल होगा। हुआ यही है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विज्ञान भारती, जिसे विभा कहा जाता है, इनके द्वारा एक मोबाइल प्रदर्शनी स्पेस ऑन व्हील्स, मतलब एक बस कह लीजिए, एक बड़ी सी बस है और उसी बस के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई है किसी अंतरिक्ष से संबंधित, तो उसे स्पेस ऑन व्हील्स कहा गया है। ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में शुरू किया गया है। एक बस के अंदर इसरो लॉन्च जो वाहन है, उपग्रह संचार प्रणालियों से परिष्कृत मॉडल पेश करने वाली मोबाइल प्रदर्शनी का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण है उसके क्षेत्र में छात्रों को जागरूक करना है या उनसे उन तक पहुँच बढ़ाना है। तो बस आप याद रखिएगा, स्पेस ऑन व्हील्स कहाँ शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, चलिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है? जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। हुआ यह है कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति है, इसने उत्तराखंड के जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। अभी ये उत्तराखंड की परियोजना है तो हम क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले भी लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए ये यूपी स्पेशल में भी आएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित है वो भी देखेंगे। लेकिन इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला नदी पर जामरानी गांव के निकट एक बांध का निर्माण किया जाएगा। कौन सी नदी है? रामगंगा की सहायक गोला नदी, इस पर बनाया जा रहा है और इससे उत्तराखंड के नैनीताल, ऊधम सिंह जिलों तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर, बरेली, ये 2 जिलों में 57,065 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। तो उत्तराखंड के 2 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिले इससे लाभान्वित होंगे। जामरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना याद रखिएगा। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास। कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये ब्रिटेन में आयोजित हुआ है और भारत ने इस पर भाग लिया है। और भाग लेने पर जिसमें एक प्रकार का कंपटीशन भी हुआ था, तो उस कंपटीशन में भारत ने स्वर्ण पदक भी जीता है। तो भारतीय सेना ने ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक हासिल करके अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी असाधारण सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। और ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित इस कार्यक्रम में 3/5 गोरखा राइफल्स की एक विशिष्ट टीम ने भी भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन महिला सारथी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी, क्योंकि ये यूपी से जुड़ा हुआ है। मिशन महिला सारथी तो 22 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया। 2 बातें इंपॉर्टेंट आई। पहली बात तो कब ये आयोजित हुई है? अक्टूबर में। और कहाँ? अयोध्या में। अक्टूबर में अयोध्या में इसे आयोजित किया गया है। और इसमें होगा क्या कि इसमें जो है महिला ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं होंगी। जो मिशन महिला सारथी है, इसमें जो बसें चलाई जाएंगी 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दी है। तो इसमें जो जितनी बसें चलाई गई हैं, इनमें ड्राइवर भी महिलाएं होंगी और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। और इन बसों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करना है। तो मिशन महिला सारथी क्या है? बसों में महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवर को नियुक्त करना। ठीक है, चलिए अयोध्या में इसे लॉन्च किया गया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सागर कवच अभ्यास। क्या है? सागर कवच अभ्यास। अक्टूबर 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 02/23 यानी कि 2023 का दूसरा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेक्स 2030 पहल। क्या है? स्पेक्स 2030 तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल की सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्स 2023 जो 30 पहल प्रारंभ की है। क्या है इस पहल में? किसने प्रारंभ किया है? WHO ने। और इस पहल का जो लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल है उसे सुनिश्चित करते हुए चश्मे से संबंधित समस्या का समाधान करने में सदस्य देशों की सहायता करना, ये WHO का लक्ष्य है। स्पेक्स 2030
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में उससे संबंधित है। तो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ ये कि फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया। और इसमें क्या किया उसने, तो हमास ने इजराइल में 5000 से अधिक रॉकेट दागे। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ठीक है, और बदले में इजराइल ने भी एक ऑपरेशन चलाया, उसका क्या नाम रखा, इजरायली सेना ने भी गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया। क्या नाम था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एक्सरसाइज हरिमौ शक्ति 2023। हरिमौ शक्ति जो अभ्यास है वो भारतीय सेना के द्वारा किसके साथ किया जाता है, तो भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच, किसके बीच, मलेशियाई सेना के साथ ये अभ्यास एक्सरसाइज हरिमौ शक्ति आयोजित किया जाता है। और ये भारत के उमरोई छावनी, ये मेघालय में ही है, याद रखिएगा, मेघालय में हरिमौ शक्ति का आयोजन किया गया था। और मलेशियाई सेना की जो टुकड़ी है उसमें सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल थे और भारत का दल प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास। भारत और पूरे यूरोपीय संघ के बीच में पहला संयुक्त नौसैन्य अभ्यास हुआ, पहला, ये इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का INS सुमेधा और इतालवी नौसेना जहाज ITS फोस्करी, फ्रांसीसी जहाज AFS वेंटोसो और स्पेनिश नौसेना जहाज टॉर्नेडो, ये सब इसमें शामिल रहे हैं। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था ये, गिनी की खाड़ी में, ये भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक। आपको पिछले टॉपिक में मैंने बताया था क्षेत्रीय परिषद की बैठकें होती हैं और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है। और क्षेत्रीय परिषदें जो होती है ये एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो अभी 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई है। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, अमृतसर में। ठीक है, और मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 4 राज्य इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इस परिषद में गांवों में बैंकिंग सुविधाएं, नई कृषि ऋण समितियों का गठन, खनन, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, कनेक्टिविटी, बिजली और नदी जल के बंटवारे सहित क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की गई थी। तो ये सब काम मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है 27वां विश्व सड़क कांग्रेस। क्या है, 27वां विश्व सड़क कांग्रेस। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन प्राग चेक गणराज्य के कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। कहाँ, बस आपको याद रखना है, चेक गणराज्य, प्राग चेक गणराज्य में ये आयोजित किया गया था। और इस कांग्रेस का विषय था प्राग 2023 फिर से सड़क पर एक साथ, ये इसका विषय था। और भारत से केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने भाग लिया था। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ आयोजित हुआ था, बस ये याद रखिएगा, चेक गणराज्य में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है 9वां P20 शिखर सम्मेलन। 9वां P20 शिखर सम्मेलन तो 12 से 14 अक्टूबर 2023 को G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन, जिसे P20 शिखर सम्मेलन कहा जाता है, इसका 9वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, यशोभूमि नई दिल्ली में, जो एक्सपो सेंटर बनाया गया है ना नई दिल्ली में, वहाँ पर। और ये G20 का ही हिस्सा है जिसे P20 कहा जाता है, जो संसदीय दल की बैठक होती है। और अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार G20 में भाग लिए थे। और इसके अलावा 13 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वसुधैव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार विषय के साथ किया था। इसके अलावा जो 8वां G20 संसदीय शिखर सम्मेलन या P20 है वो 6 और 7 अक्टूबर 2023 को जकार्ता, इसके पहले कहाँ हुआ था, पिछले साल में इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी,
इसी ये इम्पॉर्टेंट है, मोरक्को के मराकेश में, ठीक है। इसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये इनकी संयुक्त बैठक हुई थी इसमें। और इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा और मोरक्को की अर्थव्यवस्था के वित्त मंत्री नादिया फेटा अलाई इनके वक्तव्य हुए थे। बस आपको ये याद रखना है, ये मोरक्को मराकेश में आयोजित किया गया था और इस बैठक का एजेंडा रहा है रहने योग्य ग्रह पर गरीबी को समाप्त करना, विश्व बैंक के विकास पर गवर्नरों की रिपोर्ट। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? भारत से निर्मला सीतारमण जी इसमें शामिल हुई थी, ठीक है। चलिए आगे है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन। क्या है? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन। इसमें क्या हुआ? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। इसका विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियाँ, ये इसका विषय रहा है। बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो किसने आयोजित किया था? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया। और ये जो है वैश्विक स्वास्थ्य इकाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के तहत ऑनलाइन हुआ था। मतलब इसमें ऑफलाइन लोग नहीं गए थे, ऑनलाइन ही इस पर इसकी मीटिंग बुलाई गई थी। और इसका टॉपिक क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष, ठीक है। और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मतलब इसमें प्राथमिक देखभाल में NCD के एकीकरण को बढ़ाना, ये विषय के महत्व को रेखांकित किया था। भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण इसमें शामिल हुए थे। और इन्होंने प्राथमिक देखभाल में NDC के एकीकरण को बढ़ाना, ये इस विषय के महत्व को रेखांकित किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत में आयोजित हुई। और कहाँ आयोजित हुई? तो भारत के मुंबई में बांद्रा कुर्ला में आयोजित जियो वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, जियो वर्ल्ड सेंटर है, जियो वर्ल्ड सेंटर। इसमें 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक आयोजित हुई। और IOC की 141वीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्रिकेट सहित 5 खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। कौन कौन से 5 खेल? स्क्वैश शामिल किया गया, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और क्रिकेट। ये 5 खेल अगले ओलंपिक में खेले जाएंगे, मतलब और एक्स्ट्रा शामिल किए जाएंगे। और अगला ओलंपिक कहाँ हो रहा है? अगला ओलंपिक 2028 के लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, ठीक है। लॉस एंजल्स में अगला ओलंपिक 2028 में खेला जाएगा। अभी 2024 का भी ओलंपिक है, लेकिन उसके आगे जो 2028 में ओलंपिक हो रहा है उसमें ये खेला जाएगा, ठीक है। आगे इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2036 के ओलंपिक और 2029 के युवा ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम मेजबानी करना चाहते हैं। तो बहुत संभावना है कि 2036 में भारत में ओलंपिक खेले जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है 2+2 वार्ता। क्या है? 2+2 डायलॉग। अब 2+2 डायलॉग तो हमारा बहुत से कई देशों के साथ होता है, लेकिन अभी हाल ही में किसके साथ हुआ है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम, जो भारत और ब्रिटेन के बीच में नई दिल्ली में अपनी तरह की जो पहली बार भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ है, ठीक है। और जो 2+2 डायलॉग है, इस दौरान दोनों देशों की दूसरी बैठक वर्ष 2024 में UK में आयोजित की जाएगी। पहली बैठक दिल्ली में हुई है और दूसरी बैठक 2+2 की UK में होगी। इसके अलावा जो 2+2 जो डायलॉग होता है ना, ये आमतौर पर वरिष्ठ अधिकारियों या मंत्रियों के स्तर की वार्ता होती है। मतलब 2+2 इधर से रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होंगे, उधर से भी रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। और जो 2+2 डायलॉग है ये भारत ने शुरू किया है और भारत इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित अपने निकटतम रणनीतिक मतलब जो सहयोगी है उन्हीं के साथ करता है। बस आपको ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत टेक्स 2024 क्या है? भारत टेक्स 2024 ये क्या है? ये टेक्स शब्द टेक्सटाइल से संबंधित है, यानी कपड़े से संबंधित है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 26 से 29 फरवरी 2024 तक भारतीय कपड़ा क्षेत्र उद्योग निकायों के साथ
साझेदारी में नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा मेला भारत टेक्स 2024 आयोजित किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है वो भारत मंडपम और यशोभूमि परिसरों में आयोजित किया जाएगा, जो स्वयं भारत के कपड़ा बुनियादी ढांचे में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भारत मंडपम और यशोभूमि परिसर में आयोजित किया जाएगा, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये कहाँ आयोजित किया गया? ये पिछली बार भी गोवा में आयोजित किया था, इस बार भी ये गोवा में आयोजित किया गया है। और 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है, इसमें भारतीय पैनोरमा खंड के लिए 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन। आप जानते हैं इसराइल और गाजा के हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो उस पर शांति बनाने के लिए एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कहाँ आयोजित किया गया? तो गाजा में हिंसा को कम करने के उद्देश्य से दर्जनों अरब देश, यूरोपीय और अफ्रीकी और अन्य देशों के नेता, विदेश मंत्री और राजनयिक एक शांति शिखर सम्मेलन में कहाँ पर आयोजित हुए? मिस्र के काहिरा में। कहाँ? मिस्र के काहिरा में कई अरब देशों के लोग, यूरोपीय देशों के लोग, अफ्रीकी और अन्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं, जो राजनयिक हैं, ये सब इकट्ठा हुए और अरब नेताओं ने गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर इजराइल के हवाई हमलों पर उनकी चुप्पी के लिए पश्चिमी देशों को फटकार भी लगाई थी। तो बस आपको याद रखना है कि शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मिस्र में आयोजित हुआ था, बस इतना याद रखिएगा। देश का नाम आप रखिएगा। अगला है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, RIM जो होती है ना, हिंद जो रिम एसोसिएशन की बैठक होती है हिंद महासागर की, वो अभी श्रीलंका में आयोजित की गई। और श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने 11 अक्टूबर 2023 को कोलंबो में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि श्रीलंका को अगले 2 वर्षों के लिए 2023 से 25 के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और भारत को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के ये महत्वपूर्ण 25 टॉपिक रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण 25 टॉपिक्स का। धन्यवाद।